भारत समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है और भारतीय कंपनी बीएसएनएल ने चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर 2300 किलोमीटर केबल बिछाने का काम पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल और लैंडलाइन दूर संचार सेवाएं बेहतर और भरोसेमंद होंगी और ये सेवाएं देश के अन्य भागों की तरह होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे और इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में दिसंबर 2018 में रखी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे और रक्षा मंत्री के कार्यालय ने यह जानकारी दी है। कार्यालय ने रविवार देर रात ट्वीट कर यह कहा है कि कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 3:30 बजे होगा और अधिकारियों के अनुसार 101 वस्तुओं की सूची में टॉयड आर्टिलरी बंदूकें, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, अपतटीय गश्ती जहाज और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली, अगली पीढ़ी के मिसाइल और मिसाइल पौध, फ्लोटिंग डॉक और पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और कम दूरी के समुद्री टोही विमान शामिल हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती के अलावा सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पीटने को भी समन भेजा है और इस मामले में आज होने वाली पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी फ्रेश समन देकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस मामले में रिया के पिता की अहम भूमिका मानी जा रही है और ईडी इस मामले में रिया चक्रवर्ती से आज दूसरे राउंड की पूछताछ करेगी। जिस तरह ईडी ने रिया के भाई शोविक से कल 18 घंटे लगातार पूछताछ की, उसके बाद ईडी की जांच की तस्वीर थोड़ी साफ हुई है। लगातार 9वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पिछले एक सप्ताह से डीजल की कीमतों पर ब्रेक लगा रखा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 83 पैसे और डीजल का दाम 73 रुपये 56 पैसे है प्रति लीटर पर स्थिर है और रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं और मुंबई में पेट्रोल के दाम 87 रुपये 19 पैसे हैं और डीजल के दाम 80 रुपये 11 पैसे हैं और कोलकाता में पेट्रोल के 82 रुपये 5 पैसे और डीजल के 77.06 रुपये प्रति लीटर है। रूस ने दावा किया है कि 10 से 12 अगस्त के बीच कोरोना की वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा और ये कोरोना को मात देने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक लॉन्च को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहले से रजिस्टर किया जाएगा और फिर 3 से 7 दिनों के अंदर ये वैक्सीन लोगों के लिए बाजार में भी उपलब्ध करवाई जा सकती है और रूस की तरफ से पहले कहा गया था कि 15 और 16 अगस्त तक ये वैक्सीन आएगी। इस वैक्सीन को गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार किया है। चीन के इशारे पर सीमा क्षेत्रों में तनाव पैदा कर रहे नेपाल ने अब भारतीय देवी देवताओं और महापुरुषों पर विवाद पैदा करना शुरू कर दिया है। नेपाल ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के भगवान गौतम बुद्ध को भारतीय कहे जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है, उन्हें नेपाली बताया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों से साबित हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी सधे अंदाज में नेपाल को करारा जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल की आपत्ति पर पलटवार करते हुए कहा कि सीआईआई के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी ने हमारी साझा बौद्ध विरासत को संदर्भित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। और बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध 2 ऐसे भारतीय महापुरुष हैं जिन्हें दुनिया याद रखती है।
विधानसभा सत्र नजदीक आते ही राजस्थान भाजपा में हलचल बढ़ गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जैसलमेर पहुंचे। वे यहां पर कांग्रेस विधायकों से प्रदेश में मौजूदा सियासी हालात और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे और 14 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस ने एक टीम बनाई है जो सदन में फ्लोर मैनेजमेंट का जिम्मा संभालेगी और जैसलमेर में अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस छोड़ने वालों के लिए हर घर में गुस्सा है। उम्मीद है कांग्रेस छोड़ने वाले इस बात को समझकर हमारे पास वापस लौट आएंगे। गहलोत ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा में जोरदार फूट पड़ गई है और सत्ता में सरकार हमारी है और बड़ेबंदी भाजपा कर रही है। इससे साफ है कि उनकी साजिश सफल नहीं हो रही है और मैंने चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयासों का हमेशा विरोध किया है। भाजपा के कैलाश में इकबाल पहले ही कह चुके हैं कि चुनी हुई सरकार को गिराने की परंपरा गलत है और भाजपा के कई विधायक भी ऐसा मानते हैं। इस बीच बीजेपी 11 अगस्त से अपने विधायकों को जयपुर में बाड़ाबंदी करेगी और इस दिन शाम 4 बजे टोंक स्थित होटल क्राउन प्लाजा में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और इसके बाद सभी विधायक होटल में ही ठहरेंगे। जिन विधायकों को गुजरात भेजा गया है उन सभी को वापस जयपुर बुलाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के आवास पर हुई बैठक में निर्णय किया गया है। कटारिया ने कहा है कि 14 को निर्णय का दिन है और इसमें फैसला होगा कि सरकार रहेगी या नहीं। इस दिन क्या करना है इसके लिए सभी विधायकों के साथ बैठक करके चर्चा कर लेंगे और विधायकों को गुजरात भेजने को बीजेपी की समझदारी कहना चाहिए। सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और कांग्रेस ने रविवार को कहा है कि सोनिया गांधी तब तक ये जिम्मेदारी संभालेंगी जब तक निकट भविष्य में पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए उचित प्रक्रिया लागू नहीं कर दी जाती। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में ये बताया है कि सोनिया का अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। उन्होंने 1 साल पहले पदभार ग्रहण किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस दिन ये सीट अपने आप खाली हो जाएगी। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पिछले साल 10 अगस्त को सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रक्रिया चल रही है। उसके आधार पर ही नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद 10 अगस्त 2019 को सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कहे कि 10 अगस्त को आधी रात से कांग्रेस बिना अध्यक्ष की पार्टी हो जाएगी तो आप ये अपने आप से पूछे कि क्या ऐसा संभव है? क्या किसी भी संविधान में यह कहा गया है कि 10 अगस्त को अचानक वो सीट खाली हो सकती है? केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई नई शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए कांग्रेस और विपक्ष को एकजुट करने में अब जुटी हुई है। नई शिक्षा नीति की शास्त्रीय भाषाओं की लिस्ट में बंगाली भाषा को शामिल न किए जाने पर कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर प्रदेश की ओर से विरोध दर्ज कराने की अपील की है। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी लगातार नई शिक्षा नीति में बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में लिखा है कि ममता सरकार को प्रदेश की ओर से नई शिक्षा नीति का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं नई शिक्षा नीति में बंगाली भाषा की मांग करते हुए ममता सरकार से राज्य में विरोध प्रदर्शन कराने की अपील करता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामला वक्त के साथ साथ गहराता जा रहा है और एक तरफ सुशांत की सुसाइड को लेकर के गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ नेपोटिज्म को लेकर के बहस तेज होती जा रही है। एक्ट्रेस कंगना रनौत शुरुआत से सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का हवाला देकर के कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर निशाना साध रही है। उन पर नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म का आरोप भी लगा रही है। अब एक्ट्रेस ने आउटसाइडर्स पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है और इस बार उन्होंने एक्टर आयुष्मान खुराना को घेरे में लिया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना का सुशांत सिंह केस में दोहरा नजरिया अब जनता के सामने है। उनके बयान और सीबीआई जांच पर आपत्ति इस बात की ओर इशारा करती है कि न उन्हें संघीय ढांचे पर विश्वास है और न कानून की इज्जत। राजीव रंजन ने कहा है कि शिवसेना चाहे जितनी ताकत ले
ताकत लगा ले, लेकिन सुशांत को न्याय दिलाने में वो हमें नहीं रोक सकते। और रक्षा मंत्रालय द्वारा 101 डिफेंस आइटम को आयात करने से मना करना आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन आइटम्स का आयात बंद करना बेहद महत्वपूर्ण पहल है। कांग्रेस नेता वीएल पुनिया ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यूपी में दलितों के साथ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मायावती कुछ नहीं कह रही हैं, वो अपनी रणनीति बदल चुकी है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय रक्षा मंत्रालय को 100 हेरोन ड्रोन मंगवाने का प्रस्ताव भेजने वाला है। और रक्षा बल को उम्मीद है कि हेरोन ड्रोन के शामिल होने से हमारी सेना ज्यादा मजबूत होगी और दुश्मन देशों से मुकाबला करने में आसानी होगी। रक्षा सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय के सामने जल्द ही यह प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें उनसे 100 हेरोन ड्रोन मंगवाने को कहा जाएगा। और इससे हमारे लिए सीमा की देखभाल करना आसान हो जाएगा और साथ ही हम हवाई हमले के मामले में भी काफी मजबूत हो जाएंगे। बता दें कि यह प्रस्ताव कई सालों से लंबित है और इस पर एक बार फिर से विचार किया जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में देश के लिए वातावरण प्रतिकूल यानी कि विपरीत हो गया है। और ऐसे में हमें एक मानव रहित ड्रोन की जरूरत है जो न केवल निगरानी करने में माहिर हो बल्कि काफी ऊंचाई से जमीन पर हमला करने में भी सक्षम हो। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश रविवार को भी जारी रही और इसके कारण राज्य के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। इस बीच इडुक्की भूस्खलन में 17 और लोगों की मौत के साथ हादसे में मरने वालों का यह आंकड़ा 43 तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, मल्लपुरम और अलप्पुझा जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में 24 घंटे के भीतर 20 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान लगाया है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में हर दिन संक्रमण के नए मामले सामने आने का सिलसिला जारी है। वैश्विक महामारी के कारण देश की आर्थिक हालत भी खराब हो गई है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। उन्होंने अमेरिकी संसद के फैसले को दरकिनार करते हुए बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने समेत कई ऐसे फैसले किए हैं जिनसे आम लोगों को मुश्किल वक्त में काफी राहत मिली। कोरोना वायरस महामारी को लेकर एक नए राहत पैकेज को अमेरिकी संसद की मंजूरी नहीं मिल पाने के बाद भी ट्रंप ने शनिवार को बेरोजगारी भत्ते में इजाफे का आदेश जारी कर दिया है। और ट्रंप ने न्यूजर्सी में वेस्टमिंस्टर में अपने निजी फार्म हाउस में 4 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और ट्रंप ने वैश्विक महामारी के दौरान लाखों अमेरिकियों के लिए बेरोजगारी लाभ जारी रखकर नवंबर 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बढ़त लेने की कोशिश की है। इससे पहले कांग्रेस ने इन भुगतान को खत्म हो जाने दिया था। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने सदियों पुराने बौद्ध मंदिर में देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, जिसके बाद द्वीप देश में इस प्रभावशाली परिवार की सत्ता पर पकड़ और मजबूत हो गई है। और श्रीलंका पीपल्स पार्टी के 74 वर्षीय नेता को 9वीं संसद के लिए पद की शपथ उनके छोटे भाई और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कैलानिया में पवित्र राज महाविहाराय में 9:28 पर दिलाई। और ये प्रधानमंत्री के तौर पर महिंदा राजपक्षे की चौथी पारी है। एलपीपी ने समर्थकों ने श्रीलंका के 13वें राष्ट्रपति के रूप में उनके शपथ लेने का जश्न मनाने के लिए पटाखे छोड़े। और राजमहा विहाराय, जिसे केलानिया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वो 2500 साल पुराना मंदिर है। और मंदिर की वेबसाइट के मुताबिक मंदिर को अक्सर श्रीलंका के उत्थान और पतन से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कहावत है कि जब ये मंदिर उठता है श्रीलंका का भी उत्थान होता है, और जब ये गिरता है तो देश और उसका प्रशासन भी गिरता है। और इस मंदिर का देश की राजनीतिक शक्तियों के साथ गहरा नाता है। और महिंदा राजपक्षे ने इस साल जुलाई में संसदीय राजनीति में 50 वर्ष पूरे किए और वो 1970 में महज 24 साल की उम्र में सांसद निर्वाचित हुए थे।
ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने हिंदी भाषा के प्रति अपना प्रेम उजागर करते हुए हिंदी में एक ट्विटर अकाउंट खोला है। उन्होंने फारसी, अरबी, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और अंग्रेजी जैसी अन्य भाषाओं में भी खाते खोले हैं। और बता दें कि आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता माने जाते हैं और आयतुल्लाह अली खामनेई का भारत के यूपी स्थित बाराबंकी से खास नाता है। उनके दादा सैयद अहमद मसूवी यहीं के रहने वाले थे। 1830 में आयतुल्लाह खामनेई के दादा उस समय के अवध के नवाब के साथ ईरान और इराक की यात्रा पर गए थे। सैयद अहमद मसूवी को ईरान का खामनेई गांव इतना पसंद आया कि वो वहीं पर बस गए और फिर भारत नहीं लौटे। इसके बाद उनकी पीढ़ी में खामनेई नाम को सरनेम की तरह लगाने लगे और धीरे धीरे इस पीढ़ी के लोग ईरान के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिने जाने लगे। पाकिस्तान में पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश के कारण कम से कम 58 लोगों की जान चली गई है। लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान को सबको छोड़कर कश्मीर की चिंता लगी हुई है। इमरान ने रविवार को एक बार फिर न सिर्फ ऐलान किया कि वो भारतीय कश्मीर को आज़ाद कराकर रहेंगे, बल्कि कश्मीर शोषण दिवस जैसे कार्यक्रम भी जारी रखने के लिए कहा है। और कर्ज में डूबे पाकिस्तान में कोरोना और 58 लोगों की मौत के बावजूद इमरान का पूरा ध्यान कश्मीर के जरिए अपनी राजनीति चमकाने पर ही रहा। इमरान खान ने यह ऐलान किया है कि वो भारतीय कश्मीर को आज़ाद कराकर ही दम लेंगे। और पाकिस्तानी उर्दू अखबार जंग के मुताबिक इमरान खान ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की असेंबली को संबोधित करते हुए ये कहा है कि कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करके मोदी फंस चुके हैं और कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। भारत समझता था कि वो एक बड़ा बाजार है, इसलिए दुनिया खामोश बैठी रहेगी, लेकिन हमने कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरपूर तरीके से उठाया, जिसके कारण भारत अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। भारत ने सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से बातचीत करने के लिए प्रस्ताव रखा है। और सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल आयोग की आभासी बैठक आयोजित करने को कहा है। भारत द्वारा ये प्रस्ताव मिलने के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि दोनों देशों के बीच ये बातचीत अटारी बॉर्डर पर होनी चाहिए। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत चाहता है कि ये बातचीत वर्चुअल तरीके से हो। भारत ने पाकिस्तान के सामने बातचीत का प्रस्ताव ऐसे समय में रखा है जब विश्व बैंक पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए भारत के साथ सालों से चल रहे उसके जल विवाद में मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया। पानी को लेकर जब भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद ज्यादा बढ़ गया तब 1949 में अमेरिकी विशेषज्ञ और प्रिंसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल ने इसे तकनीकी रूप से हल करने का सुझाव दिया। और उनकी राय देने के बाद इस विवाद को हल करने के लिए सितंबर 1951 में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन रॉबर्ट ब्लैक ने मध्यस्थता करने की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। यूपी के हापुड़ में थाना बाबूगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 6 कार, 6 बाइक, 3 तमंचे, कारतूस और 50,000 की नकदी बरामद की है। पकड़े गए शातिर चोरों पर दर्जनों से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं और फिलहाल पुलिस पकड़े गए शातिर चोरों से अन्य चोरी के वाहनों के बारे में भी पूछताछ करने में जुटी। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक पूर्वांचल में सोमवार को कई जगहों पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वांचल, तराई और मध्य यूपी के जिलों में बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में बारिश का जोर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर पश्चिमी यूपी में भी बारिश देखने को मिलेगी। ताजा अनुमान के मुताबिक जिन जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश होने का अनुमान है वो जिले हैं लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली और सहारनपुर। हालांकि बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और धूप छांव भी चलती रहेगी। लखनऊ और आसपास के जिलों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश की रफ्तार में आई कमी के चलते लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रविवार शाम से चल रही हवा के चलते इस समस्या से काफी
हद तक निजात मिली है और अगले 2-3 दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। 11 और 12 अगस्त को पूरे प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होगी, जिससे कुछ जगहों पर अच्छी और भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। अभी तक के अनुसार मौसम विभाग ने इन 2 दिनों के लिए प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। रविवार को हरियाणा के कई जिलों में जहां बारिश हुई है और मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश के आसार बने रहेंगे। और पिछले कुछ दिनों से हिसार में बारिश न होने से लोग उमस और गर्मी से बेहाल हो रहे थे। शनिवार को दिन भर लोग गर्मी से जूझते रहे थे। लेकिन रविवार देर शाम अचानक मौसम का मिजाज बदला और प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। रविवार को ही बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। अरब सागर की तरफ से आ रही नमीयुक्त हवाएं हरियाणा में आकर बारिश कर रही हैं, इससे उमस भी बढ़ सकती है। तो उमस बढ़ने पर बारिश के आसार भी बनते रहेंगे। बता देंगे इन दिनों तेज धूप न होने के कारण गर्मी और उमस के कारण लोगों का बुरा हाल। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया और सोमवार सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। मानसून फिर से सक्रिय है और बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे सप्ताह ही बारिश और राहत का दौर जारी रहने की संभावना है। सोमवार और बुधवार के लिए तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस पूरे सप्ताह दिल्ली का मौसम सुहावना बना रहेगा, बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना भी बनी रहेगी। चलिए एनबी सुपरफास्ट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।